So what does it mean? It means it is a technique. So gene therapy is just a technique which uses genes to treat, prevent or cure any मेडिकल डिसऑर्डर। तो भाई साहब जीन थेरापी मतलब ये है कि जीन को यूज करके अगर हम कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे तो वो वाला जो मेडिकल थेरापी होगा उसे हम कहेंगे जीन थेरापी। दैट इज थेरापी यूजिंग जीन्स इज नोन एज जीन थेरापी। तो भाई साहब एक साइंटिस्ट है, दैट इज विलियम फ्रेंच एंडरसन। ये जो साइंटिस्ट है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरापी। ये साइंटिस्ट ने पहली बार जीन को यूज करके मेडिकल डिसऑर्डर को क्योर किया था पहली बार। विलियम फ्रेंच एंडरसन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरापी। तो ही यूज्ड, ये जो साइंटिस्ट था, पहली बार एडीए डेफिशिएंसी को क्योर किया था। एक स्मॉल बेबी गर्ल, उसकी बॉडी में एडीए डेफिशिएंसी था और फ्रेंच एंडरसन ने पहली बार जीन थेरापी को यूज करके उसका बॉडी से एडीए डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम था उसे क्योर किया था। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरापी। और आज की तारीख में जीन थेरापी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। कहाँ कहाँ पर यूज होता है जीन थेरापी और कौन कौन सा डिजीज क्योर किया जा सकता है, देखिए एक बार। सो जीन थेरापी इज यूज्ड टू क्योर मेनली द इनहेरिटेड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जो हम लोग पेरेंट्स से लेकर के आते हैं फ्रॉम द बर्थ, दैट कैन बी क्योर्ड थ्रू जीन थेरापी, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, लाइक हीमोफीलिया, लाइक बीटा थैलासेमिया एंड लाइक सिकल सेल एनीमिया। ये सब जो डिजीज है ना, जेनेटिक डिजीज, दिस कैन बी क्योर्ड थ्रू जीन थेरापी। तो जीन थेरापी के बारे में पता चल गया। अब चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है जीन थेरापी के बारे में। ऑप्शन 4 में देखिए, allows correction of a gene defect. तो what will be our answer? A will be connected with 4, है ना। जीन थेरापी will correct the genetic defect, वही तो कर रहा है। जीन थेरापी is correcting the genetic disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन का डिफेक्ट, उसे क्योर करता है जीन थेरापी। सो ए इज कनेक्टेड विथ 4। तो चलिए अब चलते हैं बी में। तो भाई साहब बी में है आरएनए इंटरफेरेंस। बी में है आरएनए आई। सो आरएनए इंटरफेरेंस को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएनए आई। इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। आरएनए आई इंटरफेरेंस मतलब इट इज जस्ट टेक्निक। आरएनए आई एक फिनोमेना है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है where small RNA pieces, small RNA strands can shut down the whole protein translation, by binding to the messenger RNA that codes for the protein. देखिए इसका डेफिनेशन थोड़ा अटपटा है लेकिन मतलब बहुत ही इजी है। क्या है आरएनए आई का मतलब? आरएनए इंटरफेरेंस एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस से क्या होता है? ये प्रोसेस से
आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है हमें पता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। आरएनए प्रोसेस, आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस, ये ट्रांसलेशन को रोक दे। कैसे रोकता है थोड़ा देख लीजिए। सो आरएनए में क्या होता है, हम स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए को यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक mRNA था, ऐसा एक mRNA जिसमें जो कोडॉन्स था वो ऐसा था, GUCA, ऐसा कुछ कोडॉन्स था उसमें, ठीक है। ऐसा एक mRNA था जिसमें नॉर्मली mRNA से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था। सो इट इज द नॉर्मल केस, ये नॉर्मल केस। अब हम लोगों ने आरएनए प्रोसेस को यूज कर दिया यहाँ पर। तो आरएनए प्रोसेस क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इट इज द ट्रांसलेशन हो रहा है। ये एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन को रोक देगा। कैसे रोकता है देखिए। तो आरएनए ये था नॉर्मल केस, इट इज द नॉर्मल केस। अब यहाँ पर मैं आरएनए प्रोसेस वाला केस आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो एमआरएनए था, इसमें क्या था, GUCAUCG, ये था एमआरएनए। अब यहाँ पर हम लोगों ने छोटा एक स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे, कौन सा स्ट्रैंड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी टू दिस स्ट्रैंड। जो एमआरएनए पहले से वो ऑर्गेनिज्म में है, वो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड हम लोग बाहर से इंड्यूस कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे ऑर्गेनिज्म में। तो देखिए, अगर ये पहले से था एमआरएनए, तो यहाँ पर हम बाहर से जो छोटा सा एमआरएनए का पीस इंसर्ट करेंगे, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटरी टू दिस। तो क्या होगा, देखिए, हम बाहर से इंसर्ट करेंगे ये ब्लू वाला स्ट्रैंड को इंसर्ट करेंगे। तो जी के जगह पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटरी सी, यू के जगह पे होगा टी, सी के जगह पे होगा जी, ए के जगह पे होगा यू, यू के जगह पे होगा टी, यू के जगह होगा फिर से होगा टी, और सी के जगह पे होगा जी, जी के जगह पे होगा सी। तो ये जो ब्लैक वाला था, इट वॉज इनिशियली प्रेजेंट, ये वाला एमआरएनए प्रेजेंट था, जिससे प्रोटीन होना था, प्रोटीन बनना था। लेकिन हम लोगों ने इससे ये वाला एमआरएनए को इंसर्ट कर दिया है। दिस वाला एमआरएनए हैज बीन इंसर्टेड आर्टिफिशियली। तो क्या होगा भाई साहब, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है ना, ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंटरी है। तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों आपस में बंद हो जाएगा। ये दोनों बना देगा एक डबल बॉन्डेड स्ट्रैंडेड एमआरएनए, है ना। देखिए, वैसा ही तो होगा। पहले से एक था, हम लोगों ने बाहर से उसका ठीक कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड को इंजेक्ट कर दिया। अब पहले जो एमआरएनए था, एक स्ट्रैंड था, उसके साथ ये नया वाला एमआरएनए का स्ट्रैंड जुड़ जाएगा और बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। तो भाई साहब, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जब बन जाएगा, तब वो प्रोटीन फॉर्म कर पाएगा नहीं। डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कैन नेवर गो टू ट्रांसलेशन। इससे कभी भी ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो प्रोटीन फॉर्म कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टॉप्ड। तो दिस मेथड, दिस टेक्निक इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए। हम एमआरएनए को इंटरफेयर कर रहे हैं, एमआरएनए का ट्रांसलेशन प्रोसेस को इंटरफेयर कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड mRNAi प्रोसेस, है ना। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, अंडरस्टूड द होल प्रोसेस।
तो अब ये क्या है, क्यों करता है, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ ये आरएनएआई प्रोसेस हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आरएनएआई प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ होता है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ। तो देखिए भाई साहब, टोबैको प्लांट, ठीक है, ये जो हमारे पास टोबैको प्लांट है ना, टोबैको प्लांट्स हम जब यील्डिंग करते हैं, टोबैको प्लांट्स व्हेन यील्डेड, जब हम टोबैको प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो ये सब प्लांट्स के रूट में, टोबैको प्लांट्स रूट्स आर इन्फेक्टेड बाय अ नेमाटोड। एक नेमाटोड होता है जिसका नाम है मेलॉयडिगाइन इनकॉग्निशिया। तो ये एक नेमाटोड का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये एक नेमाटोड है which always attack the root of tobacco plants। तो ये मेनली रूट पे अटैक करता है, रूट के अलावा लीव्स में भी ये अटैक करता है, टोबैको प्लांट्स के पत्ते में भी ये जो नेमाटोड है ये अटैक करता है। तो भाई साहब, टोबैको प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड, टोबैको जो यील्डिंग है वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है इससे, है ना, टोबैको प्लांट सारा का सारा खत्म हो जा रहा था ड्यू टू अटैक ऑफ दिस नेमाटोड। अब भाई साहब, ये जो अटैक था, नेमाटोड था, उसे हमें रोकना था, है ना। इसे अगर हम रोक देते तो टोबैको प्लांट प्रोडक्शन बहुत अच्छा तरीके से चल सकता था। सो वी हैव टू स्टॉप द अटैक ऑफ दिस मेलॉयडिगाइन इनकॉग्निशिया नेमाटोड। तो हम लोगों ने क्या किया पता है, हम लोगों ने भाई साहब आरएनएआई प्रोसेस को यूज कर दिया। कैसे? हम लोगों ने ये मेलॉयडिगाइन इनकॉग्निशिया का एक एमआरएनए था इंटेस्टाइन में, जिससे इसका प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता था। सो एमआरएनए, ये नेमाटोड का एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए हम लोगों ने बनाया लैब में। लैब में क्या बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड ऑफ मेलॉयडिगाइन इनकॉग्निशिया नेमाटोड इन लैब। तो लैब में हम लोगों ने ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड बनाया, और ये वाला जो आरएनए था, इसे हम लोगों ने इनपुट कर दिया। कहाँ पर? टोबैको प्लांट में भाई साहब इंजेक्ट कर दिया ये वाला एमआरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए ऑफ दिस नेमाटोड। अब क्या होगा भाई साहब, जब भी ये नेमाटोड टोबैको प्लांट्स में अटैक किया, टोबैको प्लांट्स को खाया, तो ये एमआरएनए उसके बॉडी के अंदर चला गया, नेमाटोड के बॉडी के अंदर, है ना। ये प्लांट से वो चला जाएगा नेमाटोड के बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, वो पहले से जो एमआरएनए स्ट्रैंड था नेमाटोड के बॉडी के अंदर, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो पहले वाला एमआरएनए को बना देगा डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। तो भाई साहब, नेमाटोड का बॉडी में जो एमआरएनए से प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं भाई साहब, वो तो डबल स्ट्रैंडेड हो गया है उसका बॉडी में। सो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ दिस नेमाटोड विल बी स्टॉप्ड। प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा उस नेमाटोड के बॉडी में ड्यू टू द एंट्री ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड। तो क्या होगा? दैट नेमाटोड विल डाई, वो नेमाटोड मर जाएगा। तो भाई साहब क्या हुआ, नेमाटोड ने टोबैको प्लांट खाना छोड़ दिया, क्योंकि खाते ही वो मर जाता है। तो भाई साहब क्या हुआ, आरएनएआई हम लोगों ने यूज करके
वो टोबैको प्लांट का सेल का डिफेंस सिस्टम इंक्रीज कर दिया. सो RNAi इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सेल्यूलर डिफेंस. आया समझ में? तो देखिए ये नेमाटोड RNAi प्रोसेस यूज होने के बाद टोबैको प्लांट्स को अटैक नहीं करता था. सो टोबैको प्लांट्स प्रोडक्शन विल बी हाईली इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस RNAi टेक्नोलॉजी. तो आया समझ में RNA इंटरफेरेंस क्या चीज़ है? तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस को, मैचिंग करना है हमें. तो B जो है दैट विल बी कनेक्टेड विद 3, दैट इज सेल्यूलर डिफेंस. सो B इज कनेक्टेड विद 3. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब चलते हैं नंबर C में, दैट इज ELISA. तो भाई साहब एलाइसा क्या चीज़ है? एलाइसा इज वेरी फेमस है ना. ELISA इसका फुल फॉर्म ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. अब ये क्या चीज़ है, किस काम के लिए लगता है? इट इज अ टेस्ट. सो एलाइसा इट इज अ टेस्ट टू, किसके लिए लगता है एलाइसा टेस्ट? टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द ब्लड. ब्लड में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है ये एलाइसा टेस्ट. कौन कौन सी एंटीबॉडी? देख, मेनली HIV का एंटीबॉडी जो है उसे डिटेक्ट करते हैं एलाइसा टेस्ट. HIV को छोड़ करके भी HBV, HCV, HTLV ये सारा एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट करता है एलाइसा टेस्ट. सो व्हाट इज इट्स फंक्शन एलाइसा का? इट डिटेक्ट्स द एंटीबॉडीज ऑफ HIV. मतलब अगर किसी को HIV है तो HIV का एंटीबॉडी होगा उसके ब्लड में. सो HIV डिजीज इज डिटेक्टेड बाय द एलाइसा टेस्ट. अब HIV एंटीबॉडी कौन सा डिजीज में प्रोड्यूस होता है? HIV एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन एड्स, है ना. सो एड्स में प्रोड्यूस होता है HIV एंटीबॉडी. तो अगर किसी का बॉडी में एलाइसा टेस्ट पॉजिटिव आया, एलाइसा टेस्ट पॉजिटिव मतलब HIV एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, मतलब वो पेशेंट को एड्स है. और HIV नेगेटिव मतलब HIV एंटीबॉडी नहीं है उसके ब्लड में, मतलब उसका एड्स नहीं है. तो एलाइसा इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स इन ए ह्यूमन बॉडी. तो चलिए अब मैचिंग में चलते हैं. ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस 2 को देखिए. डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. यस, सो एलाइसा इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. सो C विल बी कनेक्टेड विथ 2. अब सिर्फ एक ही बचा है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये क्या चीज़ है ये थोड़ा देख लेते हैं. तो भाई साहब ये जो टर्म है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टर्म को ध्यान से देखिए. इसमें 2 टर्म है, एक है जेल, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इट इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच जेल मीडियम इज यूज्ड. तो क्या बोला मैंने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच जेल इज यूज्ड, जेल मीडियम इज यूज्ड. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना. तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर सीधा लैंग्वेज से मैं आपको बोलूं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड टू सेपरेट क्या? RNAs, DNAs and different proteins depending on what? Depending on their size और molecular weight, है ना. जितना ज़्यादा साइज होगा मोलिकुलर वेट भी उतना ज़्यादा होगा. तो भाई साहब ये एक प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या होता है वो थोड़ा बाद में आपको बता रहा हूँ. जिसका यूज़ क्या है देखिए,
It is used to separate RNAs, DNAs and proteins according to their weight. तो जिसका ज़्यादा वेट होगा उसका क्या होगा, और जिसका कम वेट होगा, जिसका कम साइज होगा उसका क्या होगा। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बहुत लंबा सा DNA सेगमेंट्स को लेता हूँ और उसके ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ रहता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, है ना। हमें पता है भाई साहब कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ रहेगा पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो यही तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा पावर सोर्स, वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चार्ज होगा। और यहाँ पर है हमारा जेल मीडियम। इस जेल मीडियम में क्या है, डीएनएज, ये सब है डीएनए, ठीक है। देखिए इतना सारा छोटा बड़ा करके बहुत सारा, ये सब क्या है, दीज आर डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स है, दोज आर मिक्स्ड। ये डीएनए सेगमेंट मिक्स्ड है, बड़ा छोटा करके हर जगह पे मिक्स हुआ है ना। तो ये जो डीएनए सेगमेंट है जेल मीडियम में, इसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू साइज और मॉलिक्यूलर वेट, अलग अलग करके अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं ये पावर सोर्स को ऑन कर दूंगा, पावर सोर्स को ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पिक्चर था डीएनए सेगमेंट आर मिक्स्ड हियर, बड़ा छोटा सारा एक साथ मिक्सिंग होके रह रहा था, वो कैसे चेंज हो जाता है देखिए। तो ऊपर में था हमारा नेगेटिव कैथोड और नीचे में था पॉजिटिवली चार्ज एनोड। अब बताइए मुझे एक चीज़ कि भाई साहब ये जो डीएनए है, हम यहाँ पर डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, तो डीएनए का क्या चार्ज है, हमें पता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। डीएनए का खुद का नेगेटिव चार्ज है डीएनए का अंदर। तो अब थोड़ा दिमाग को यूज कीजिए, जो बड़ा सा जो डीएनए है, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो भाई साहब जो डीएनए जितना बड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अब देखिए डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जब भी मैं ये पावर सोर्स को ऑन कर दूंगा तो ये जो डीएनए है, जो बड़ा सा जो डीएनए है, तो अब जब भी मैं पावर सोर्स को ऑन कर दूंगा तब सारा का सारा डीएनए सेगमेंट क्या चाहिएगा, क्या मांगेगा कि भाई साहब हम है नेगेटिवली चार्ज्ड, हमको पहुंचना है पॉजिटिव के पास, हम प्यार करता है पॉजिटिव चार्ज को, है ना। नेगेटिव चार्ज लव्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल गो टू द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी पावर सोर्स ऑन होगा तो सारा का सारा डीएनए सेगमेंट चाहेगा कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास चला जाए, है ना। लेकिन भाई साहब अब क्या होगा, ये जो जेल मीडियम है ना, ये बहुत ही शैतान है। ये जेल मीडियम का कैरेक्टर ऐसा है, ये सिर्फ छोटा डीएनए को अलाउ करता है मूव करने के लिए। डीएनए का साइज जितना बड़ा होगा, डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट जितना बड़ा होगा, ये जेल मीडियम उसे मूव करने नहीं देगा। आया समझ में। तो एक चीज़ बताइए आप, सारा का सारा डीएनए चाहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने के लिए, एनोड के पास जाने के लिए, लेकिन जा पाएगा कौन, सबसे छोटा छोटा डीएनए सेगमेंट कैन बी गो, सबसे छोटा वाला डीएनए सेगमेंट्स आर अलाउड टू गो टू द पॉजिटिवली चार्ज, और जो बड़ा सा डीएनए सेगमेंट है वो रह जाएगा नेगेटिवली चार्ज के पास। तो कैसा होगा अरेंजमेंट, जब भी मैं पावर सोर्स को ऑन कर दूंगा, पावर सोर्स को अगर ऑन कर दूंगा
तो जो छोटा सा, सबसे छोटा सा जो डीएनए सेगमेंट्स है, दैट विल कम टू द नियरेस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पास में आ जाएगा कौन? सबसे छोटा सा डीएनए सेगमेंट, दैट विल मूव मोर इन द जेल मीडियम। उसके बाद आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा जो डीएनए सेगमेंट था। उसके बाद आएगा उससे थोड़ा बड़ा डीएनए सेगमेंट, उसके बाद उससे भी बड़ा, और सबसे ऊपर आएगा सबसे बड़ा जो डीएनए सेगमेंट था। वो मूव ही नहीं कर पाएगा, उसके इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो आया समझ में? तो देखिए, आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, द longer DNA are present towards the negatively charged electrode and shorter DNA are present toward the positively charged electrode. तो इस तरह DNA size will decreased in this direction, है ना? From the negative to the positive direction, DNA size will increase, DNA size will decrease, है ना? So देखिए, इस तरह मैंने क्या पाया? We have separated different size of DNA segment. So this is the function of gel electrophoresis. Is it a method to separate DNA, RNA, proteins depending on their size और molecular weight? तो आया समझ में कैसे ये डीएनए और आरएनए को सेपरेट करता है साइज के तुलना से? सो देखिए, इट इज द होल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो अब चलते हैं हम ये आइडिया दिमाग में लेके ऑप्शंस की तरफ। सो डी वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, 1 में है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सो डी के साथ जाएगा कौन? 1। सो यू हैव गॉट all 4 matchings, A4, B3, C2 and D1। तो चलिए अब ऑप्शंस में चल के देखते हैं। सो ऑप्शन 1 को देखिए, A4, B3, C2 and D1। सो you have got the correct answer. Correct answer will be option 1. So hope you have understood the solution of this problem very well. So thank you all.